हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच एक नई सेशन लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। हम लोगों का आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। हम लोग आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस। हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में देखेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण होंगे इसके फैक्ट हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोगों का शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य हम लोग देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस हम लोग देखते हैं कि भारत शास्त्रीय नृत्य आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। तो जो प्राचीन भारत से जो प्राचीन भारत है, प्राचीन काल से ही जो शास्त्र पर आधारित नृत्य किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो क्या मैंने बोला कि प्राचीन काल से ही शास्त्र पर आधारित, मैं लिखते चलता हूं, प्राचीन काल से शास्त्र पर आधारित जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य मतलब डांस, जो नृत्य किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझा कि शास्त्रीय नृत्य आखिर वास्तव में होता क्या है। प्राचीन काल से शास्त्र पर आधारित जो नृत्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, जो कि इससे रिलेटेड है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी, हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी पूछेगा कि कहाँ स्थित है। तो बताइए, संगीत नाटक अकादमी पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। संगीत नाटक अकादमी तो हमारे वर्तमान दिल्ली में स्थित है। अगर पूछेगा कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी है, कहाँ पर है, दिल्ली में, जो कि वर्तमान कहाँ पर है, दिल्ली में है। अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से अभी तक भारत में 8 ही है। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या हम लोग देखते हैं, कुल संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या हम लोग देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या वर्तमान में कितने हैं, 8 है, यानी 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल कितनी है, 8 है। और इस शास्त्रीय नृत्य कौन घोषित करता है। तो शास्त्रीय नृत्य यही जो है संगीत नाटक अकादमी, यहाँ पर मैं नाटक को छूट गया, संगीत नाटक अकादमी। हम लोग देखें कि शास्त्रीय नृत्य कुल कितने होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कुल 8 होते हैं। ताकि शास्त्रीय नृत्य कौन घोषित करता है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन घोषित करता है, ये घोषित करता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। शास्त्रीय नृत्य की घोषणा की जाती है, यही घोषित करता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा और कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा। इसे कौन घोषित करता है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही इसे मान्यता दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही मान्यता दी जाती है। अकादमी के द्वारा मान्यता दी जाती है। तो हमने समझा कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझा। उसके बाद हम लोग समझे कि भारत के सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी कहाँ है स्थित है, तो वो दिल्ली में स्थित है, हमने समझा। उसके बाद देखे कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। तो क्लासिकल डांस की संख्या टोटल 8 है। इसे किसे घोषित करता है कि शास्त्रीय नृत्य होगा या नहीं रहेगा, तो कौन घोषित करता है। तो संगीत नाटक अकादमी, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा ही घोषित किया जाता है कि कौन सा नृत्य संगीत नाटक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा जाएगा और इसे अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। हम लोग इतना समझे। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि नृत्य पर आधारित सबसे पुराना ग्रंथ अगर पूछेगा, यानी नाट्य पर आधारित सबसे पुराना ग्रंथ अगर हम लोग देखते हैं, नाट्य आधारित
कौन सा आधारित? नाट्य आधारित। आधारित सबसे अगर पुराना ग्रंथ देखें, सबसे पुराना ग्रंथ, अगर हम लोग देखें कि नाट्य पर आधारित सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे पुराना ग्रंथ है भरत मुनि के द्वारा एक रचित किया गया था नाट्य शास्त्र। यानी नृत्य पर आधारित सबसे पुराना ग्रंथ या प्राचीन ग्रंथ अगर हम लोग देखें, प्राचीन इसे ग्रंथ भी बोल सकते हैं, पुराना ग्रंथ भी आप लोग बोल सकते हैं, इसे दो नाम से जान सकते हैं। तो कौन सा है? तो उसका नाम है भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र। तो पूछेगा कि बताइए नाट्य शास्त्र आधारित नाट्य का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र है। किसके द्वारा रचित किया गया? इसका रचनाकार कौन सा है? रचनाकार, अरे इसका रचयिता कौन है? रचयिता, रचना इसने किसने किया था? तो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। भरत मुनि के द्वारा इसका रचना किया गया था। हमने इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझा, शास्त्रीय नृत्य के यानी क्लासिकल नृत्य के पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन कौन सा है उसे मैप के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका थोड़ा हम क्लीन करते हैं, क्लीन करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो कि भारत में है टोटल, हम लोग क्लीन करके एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जो कि कोई भी चीज रटने की कोशिश नहीं करेंगे। मैप के जरिए हम लोग समझते हैं। थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। हमने देखा कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग समझा कि टोटल भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग देखा, जो कि पहला अगर पड़ेगा तो पहला अगर जो कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में पड़ता है पहला, उसके बाद असम में पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है, एक मैप के जरिए हम लोग समझने के विधिवत तरीका से कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के एक मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को भारत का मैप बनाने आ गया होगा। मैंने काफी वीडियो में मैंने भारत का मैप को बनाया हुआ है। देखिए भारत का मैप बनाते हैं। देखिए ये भारत हो गया, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये गुजरात, ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद उत्तरोत्तर भारत वाला क्षेत्र मैंने बनाया। उसके बाद आइए उत्तराखंड के रास्ते सिक्किम वाला क्षेत्र बनाइए। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र आप लोग बना दीजिए। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र बनाइएगा आप लोग। ये हमारा क्या हो गया? भारत हो गया। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। हम लोग एक एक करके विधिवत तरीका से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, यहाँ पर पड़ता है यूपी राज्य, यूपी, यहाँ पर पड़ता है यूपी राज्य, यूपी स्टेट पड़ता है यूपी। तो सबसे पहले देखते हैं यूपी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। यूपी में एक शास्त्रीय नृत्य पड़ता है, मैं इसे खींच करके यहाँ पर लाता हूँ। यूपी में शास्त्रीय नृत्य एक ही है जिसका नाम है कथक। इसका क्या नाम है? कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य। पूछेगा कि बताइए शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। इसके बारे में कुछ हम लोग विशेषता देखते हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग विशेषता देखते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या विशेषता है। विशेषता कुछ इसके बारे में देखते हैं, कुछ इसके बारे में फैक्ट देखते हैं, फैक्ट। इसके बाद इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। देखिए क्या होता है शास्त्रीय नृत्य। ध्रुपद संगीत पर आधारित है। कौन सा नृत्य? कभी कभी पूछता है कि बताइए ध्रुपद संगीत पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं ध्रुपद। ध्रुपद नृत्य पर आधारित। पूछेगा कि ध्रुपद नृत्य पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है कथक है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसे कथक को नृत्य करने के दौरान कथा और कहानियों का भी इसमें विवरण किया जाता है। तो नृत्य के दौरान किसका विवरण किया जाता है? कथा और कहानी का विवरण किया जाता है। विवरण यानी नृत्य के दौरान कथा और कहानियों का क्या किया जाता है? विवरण किया जाता है। तो मैंने कथक के बारे में कुछ फैक्ट देखा कि ध्रुपद शास्त्र पर आधारित कौन सा नृत्य है? कथक है। कथा और कहानियों के द्वारा यानी नृत्य के दौरान कथा और कहानियों का क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से कथक, क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य 3 घरानों के लिए विख्यात है। 3 घराने मुख्य रूप से प्रमुख फेमस है, जो कि पहला घराना है जयपुर घराना किया था, कथक डांस करने के लिए काफी फेमस था। उसके बाद सबसे लोकप्रिय जो है लखनऊ घराना काफी कथक डांस करने के लिए फेमस हुआ करता था। लखनऊ, जो कि यहीं के पंडित बिरजू महाराज आने वाले थे, जो कि 2021-22 में इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद एक और घराना है जो कि वाराणसी।
तो कथक डांस करने वाले मुख्य रूप से 3 घराने थे, जयपुर घराने, लखनऊ घराने और वाराणसी घराने। लोग देखते हैं कि कथक डांस को प्रस्तुत करने वाले मुख्य प्रमुख कलाकार कौन कौन है। हम लोग कलाकार के बारे में देखते हैं, प्रमुख कलाकार। हम लोग क्या देखते हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन थे। प्रमुख कलाकार, इस कथक डांस को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख कलाकार कौन कौन है, जो कि काफी एक लखनऊ घराने से फेमस हुआ करते थे, जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, जो कि काफी फेमस है। पहला हम लिखते हैं पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज जो कि लखनऊ महाराज, जो कि लखनऊ घराने से इनका संबंध था, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद एक और कलाकार है जिनका नाम है दमयंती जोगी। तो मुख्य रूप से 2 कलाकार इसमें कथक में पूछा जाता है। एक व्यक्ति का और नाम है दमयंती जोगी, दमयंती जोगी, दमयंती जोगी। तो मैंने एक क्लासिकल डांस के बारे में मैंने चर्चा किया, कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग प्रमुख फैक्ट देखा कि ध्रुपद नृत्य पर आधारित है कौन सा, कथक। इसमें क्या होता है कि नृत्य के दौरान कथा और कहानियों का विवरण किया जाता है। उसके बाद ये 3 घराने मुख्य रूप से फेमस है, जयपुर घराने, लखनऊ घराने और वाराणसी घराने, जो कि लखनऊ घराने के काफी फेमस कलाकार जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, जो कि इनका अभी हाल ही में 2022 में इनका मृत्यु हो गया है। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम है दमयंती जोगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से 2 है। यहाँ पर एक असम राज्य पड़ता है, असम राज्य यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर असम राज्य पड़ता है, यहाँ पर असम राज्य पड़ता है। असम में एक मुख्य रूप से प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो मैं इसे खींच करके यहाँ पर लाता हूँ, असम के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। असम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया, सत्रिया। तो पूछेगा कि बताइए शास्त्रीय क्लासिकल डांस कहाँ पर है, कहाँ का है, असम का है। इसके बारे में हम लोग प्रमुख फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था संत शंकरदेव, संत शंकरदेव। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत शंकरदेव, संत शंकरदेव, संत शंकरदेव। तो संत शंकरदेव के द्वारा ही शास्त्रीय नृत्य का क्या किया गया था, शुरू, शास्त्रीय नृत्य का शास्त्रीय नृत्य को शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो संत शंकरदेव के द्वारा शास्त्रीय नृत्य को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये क्यों शुरू किए गए थे, तो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संत शंकरदेव ने शास्त्रीय नृत्य को क्या किया था, शुरू किया था असम में। किसके लिए, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वैष्णव धर्म के। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया था। तो वो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ पर पड़ता है, तो असम राज्य में पड़ता है। तो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, प्रसार के लिए शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। तो हमने देखा कि शास्त्रीय नृत्य का जो कि शुरू किया था किसने, संत शंकरदेव ने शुरू किया था, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया था। और वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, संत शंकरदेव के द्वारा बोर गीत, बोर गीत। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए बोर गीत किसकी रचना है, बोर गीत किसने रचना किया था, तो संत शंकरदेव ने रचना किया था, यानी शंकरदेव, शंकरदेव के द्वारा कौन सा रचना रचित की गई थी, तो बोर गीत रचित की गई थी। उसके बाद हमने 2 शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया, एक कथक शास्त्रीय नृत्य और एक सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग चर्चा किया। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में एक और शास्त्रीय नृत्य पड़ता है जो कि मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर मणिपुर पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, जो कि नागालैंड के नीचे यहाँ पर मणिपुर पड़ता है, यहाँ पर मणिपुर पड़ता है। मणिपुर को मैं खींच करके नीचे लाता हूँ, यहाँ पर मैं मणिपुर के बारे में विवरण करता हूँ, मणिपुर के बारे में लिखता हूँ। मणिपुर में मणिपुरी नामक शास्त्रीय नृत्य पाई जाती है। मणिपुर में कौन सा शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी, मणिपुरी। तो कभी कभी पूछता है कि बताइए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में पड़ता है, तो मणिपुर का सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर में। इसके बारे में फैक्ट हम लोग क्या समझेंगे कि भगवान शिव और पार्वती के नृत्य द्वारा किए गए नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर। तो इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं। फैक्ट, भगवान शिव और पार्वती के द्वारा किए गए नृत्य को क्या किया जाता है, यहाँ पर मणिपुरी नृत्य के दौरान उसे प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य के द्वारा किए गए नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है, किए गए नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछ देगा कि बताइए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि भगवान शिव और पार्वती के किए गए नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ पर, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग देखेंगे भगवान शिव के द्वारा
और इसमें देखते हैं कि इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन है। तो प्रमुख कलाकार की तरफ हम लोग देखते हैं, इसके कलाकार के बारे में हम लोग देखते हैं। कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन कौन है, कलाकार, कलाकार के बारे में देखते हैं, कलाकार के बारे में प्रमुख कलाकार देखते हैं। तो प्रमुख कलाकार इसमें गुरु विपिन है। कौन है, गुरु विपिन। प्रमुख कलाकार के बारे में मैं लिख रहा हूं, एक है गुरु विपिन, गुरु विपिन, विपिन प्रमुख कलाकार है। कहाँ के गुरु विपिन, किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के क्या है, कलाकार है। उसके बाद 3 बहनें हुआ करती थी जिन्हें बोला जाता है झावेरी बहनें। 3 बहनें हुआ करती थी जो कि सेकंड नंबर पर झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, इन्हें झावेरी बहनें के नाम से जाना जाता था, बहन, झावेरी बहनें। हमने देखा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में पड़ता है, तो मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद इसमें फैक्ट हमने देखा कि भगवान शिव और पार्वती के द्वारा किए गए नृत्य को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रमुख कलाकार गुरु विपिन। और उसके बाद हम लोग देखा झावेरी बहनें मुख्य रूप से प्रमुख कलाकार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग देखते हैं, इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी राज्य में यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ ओडिसी, मैं इधर इस खींच करके लाता हूँ ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि स्पेस उधर नहीं है, मैं थोड़ा इसको ऊपर ही लेकर चलता ताकि हर को आसानी से लिख सके। देखिए ओडिशा राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य पड़ता है जिसका नाम है ओडिसी। कौन सा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य पड़ता है। तो पूछेगा कि बताइए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में पड़ता है, तो ओडिशा राज्य में पड़ता है। इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट को समझते हैं, इसके बारे में फैक्ट को समझते हैं। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ओडिशा के बारे में देखते हैं, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं, फैक्ट देखते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि भारत की सबसे प्रमुख या भारत के सबसे प्राचीनतम जो कि शास्त्रीय नृत्य का जो कि रचना किया गया था, नाट्य शास्त्र किया गया था, जो कि किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र का रचना किया गया था। तो नाट्य शास्त्र के ओद्र नृत्य से इसका उद्भव किया गया था। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र जो कि नृत्य आधारित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के ओद्र, उसमें एक ओद्र नृत्य था, ओद्र, यहाँ पर ओद्र नृत्य से उद्भव माना जाता है, उद्भव किया हुआ, उद्भव हुआ। काफी गर्मी है। तो अगर पूछेगा कि उड़ीसा राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखा कि जो कि प्राचीनतम ग्रंथ हुआ करता था नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा रचित किया गया था। तो नाट्य शास्त्र का ओद्र नृत्य से इसका किया हुआ था, उद्भव हुआ था। इसमें प्रमुख अगर हम कलाकार के बारे में देखें, प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो कलाकार के बारे में हम लोग देखते हैं, कलाकार के बारे में हम लोग विवरण इसमें देखते हैं। तो प्रमुख कलाकार आते हैं गुरु पंकज, क्या नाम है, गुरु पंकज। पहला गुरु मैंने देखा, इसका कलाकार गुरु पंकज। और एक और है जिनका नाम है सोनल मानसी। सोनल मानसी का संबंध किससे है, तो कथक, यहां से ओडिसी राज्य से। सोनल मानसी कौन है, सोनल मानसी, सोनल मानसी। हमने देखा कि ओडिशा राज्य के ओडिसी डांस के प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है। एक है जिनका नाम है गुरु पंकज, उसके बाद सेकेंड सोनल मानसी। एक और है जिनका नाम है गुरु केलुचरण, थर्ड में लिख लीजिए, गुरु केलुचरण, गुरु केलुचरण। हमने 3 कलाकारों के बारे में देखा कि गुरु पंकज, उसके बाद एक और गुरु मिलते हैं जिनका नाम है सोनल मानसी, उसके बाद थर्ड है गुरु केलुचरण। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आंध्र, ओडिशा हम लोग देख लिए। ओडिशा के बाद चलते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम लोग आते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य पाया जाता है, जो कि मैं यहाँ खींच कर लाता हूँ। आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य पड़ता है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। पूछ देता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ पर पड़ता है शास्त्रीय नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बारे में क्या फैक्ट है, इसके बारे में फैक्ट है कि मेढक के द्वारा किए गए नृत्यों का विवरण इसमें किया मिलता है। तो मेढक की कहानियां नृत्य के दौरान किसकी, मेढक की कहानियों का कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं कि नृत्य के दौरान मेढक की कहानियां कही जाती है, मेढक की कहानियां कही जाती है। तो नृत्य के दौरान किसकी कहानियां कही जाती है, तो मेढक की कहानियां कही जाती है। और इसी नृत्य के दौरान थाली पर पैर रख करके नृत्य किया जाता है। किस पर, तो थाली पर डांस किया जाता है।
किस पर नृत्य किया जाता है? थाली पर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। पूछिएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे थाली पर नृत्य किया जाता है? ये है कुचिपुड़ी, जो कि थाली पर नृत्य किया जाता है। और इसी कुचिपुड़ी के नृत्य के दौरान सिर पर घड़े रख कर को क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। यानी सिर पर घड़े रख करके, सिर पर घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। सिर पर घड़े रख करके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। उसके बाद इसी नृत्य के दौरान, नृत्य करने के दौरान पैर की उंगलियों से कुछ आकृतियां बनाई जाती है, यानी कुछ चित्र बनाए जाते हैं। नृत्य के दौरान पैर से क्या किया जाता है? पैर से चित्र अंकन किया जाता है, किया जाता है। हमने देखा कि कुचिपुड़ी किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखें कि क्या है इसके बारे में, कि नृत्य के दौरान मेढक की कहानियां कही जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थाली पर इसे नृत्य किया जाता है। उसके बाद नृत्य करने के दौरान इसे सिर पर के मटके रख करके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। उसके बाद नृत्य के दौरान पैरों से चित्र का अंकन किया जाता है। अगर प्रमुख कलाकार हम लोग कुचिपुड़ी में देखें, कलाकार हम लोग देखें, प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो प्रमुख कलाकार हम लोग देखेंगे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। 3 प्रमुख कलाकार मुख्य रूप से कहाँ के हैं? कुचिपुड़ी के हैं। जो कि पहला है राजा रेड्डी, पहला व्यक्ति का नाम है राजा रेड्डी। उसके बाद सेकेंड है राधा रेड्डी, एक राजा है एक राधा है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। और थर्ड है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। हमने मुख्य रूप से कथक के बारे में देखा, शास्त्रीय के बारे में देखा, ओडिसी के बारे में देखा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के बारे में देखा। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक तमिलनाडु राज्य पड़ता है, जो कि तमिलनाडु यहाँ पर पड़ता है। यहाँ के सबसे प्रमुख नाटक और सबसे प्राचीनतम नाट्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है भरतनाट्यम। मैं इसे खींच करके यहाँ पर रहता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं इसके बारे में लिखता हूँ भरतनाट्यम। पूछेगा कि बताइए भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य की सबसे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। या सबसे प्राचीनतम, अगर पूछेगा कि 8 शास्त्रीय नृत्य में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह भरतनाट्यम है। इसके बारे में कुछ विशेषता लिखते हैं कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। पूछेगा कि बताइए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट। आखिर भरतनाट्यम इसका शास्त्रीय नृत्य का नाम कैसे पड़ा? तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की जो रचना की गई थी उसी से निकल कर आता है भरतनाट्यम। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भरतनाट्यम भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र से नाम निकल कर आता है, इसका से नाम पड़ा। इसको लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा मैं क्लीन करता ताकि स्पेस मिल जाए कुछ लिखने के लिए, ताकि आप लोगों को नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमने देखा कि भरतनाट्यम किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। इसका नाम कैसे पड़ा? तो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से इसका नाम निकल कर आता है। अगर हम ये प्रमुख इसका कलाकार के बारे में चर्चा करें कि प्रमुख कलाकार कौन कौन हुआ करते थे, तो प्रमुख कलाकार के रूप में हम लोग देखते हैं प्रमुख कलाकार। इसमें हम कलाकार में देखते हैं प्रमुख कलाकार। इसका भरतनाट्यम का कलाकार हम देखते हैं, इसी का कलाकार देखते हैं कलाकार। प्रमुख कलाकार में एक निकल कर आते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कौन है? पहला यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि फेमस कलाकार थे। यामिनी कृष्णमूर्ति। तो पूछेगा कि बताइए प्रमुख कलाकार कौन थे भरतनाट्यम का? तो यामिनी कृष्णमूर्ति थे। उसके बाद मृणालिनी साराभाई, एक व्यक्ति का नाम है मृणालिनी साराभाई। तो मुख्य रूप से 2-3 कलाकार जो कि कहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि भरतनाट्यम के 2-3 कलाकार है, जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बाद मृणालिनी साराभाई। उसके बाद पड़ जाता है अब लास्ट में केरल राज्य के बारे में हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूँ, उसके बाद केरल के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं।
थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए अच्छे से लिखने के लिए। हम लोग कहाँ कहाँ देखे, उत्तर प्रदेश के बारे में देखा हम लोग, उसके बाद देखा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ से देखा, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग देखा, इसको भी क्लीन कर देते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग देखा सत्रिया के बारे में, उसके बाद मणिपुरी के बारे में हम लोग देखा। अब हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम है जो कि केरल में, केरल राज्य जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है, जो कि यहाँ पर केरल राज्य पड़ता है। तो केरल में मुख्य रूप से 2 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि पहला कथकली के बारे में, कथकली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कथकली, कथकली के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कथकली पहला हम लोगों ने केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखा, कथकली के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? कथकली के बारे में देखा, कथकली के बारे में। तब पूछेगा कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है, पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है। कथकली के बारे में हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं। इसमें क्या विशेषता है कथकली के बारे में? कथकली के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं, इसका फैक्ट क्या क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें इसी में देखेंगे एक और शास्त्रीय नृत्य पड़ता है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो केरल में मुख्य रूप से 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं कि मोहिनी अट्टम की इसका नाम क्यों पड़ा मोहिनी अट्टम। इसमें सुंदर सुंदर स्त्रियां क्या करती है, नृत्य करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा मोहिनी अट्टम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके क्या किए थे, नृत्य किए थे, इसीलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। इसमें क्या होता है मोहिनी अट्टम में कि सुंदर 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 स्त्रियां, सुंदर स्त्री को द्वारा, स्त्री के द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सुंदर स्त्रियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो वह है मोहिनी अट्टम। और इसके बारे में क्या कि ऐसा कथा में कहा गया कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके नृत्य किए थे, नृत्य किए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मोहिनी अट्टम पड़ा। अगर इसमें प्रमुख कलाकार देखें कि मुख्य रूप से इस मोहिनी अट्टम को करने वाले प्रमुख कलाकार हम लोग देखें, प्रमुख कलाकार, कलाकार को हम लोग एक नजर डालें, कलाकार पे एक नजर डालें, तो प्रमुख कलाकार निकल कर आते हैं जिनका नाम है प्रभा मेनन, जय प्रभा मेनन, जय प्रभा मेनन, प्रभा मेनन। तो पूछेगा कि बताइए जय प्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनी अट्टम से है। एक और शास्त्रीय नृत्य के इसमें मोहिनी अट्टम के कलाकार है जिसका नाम है सुनंदा नायर। सेकंड कलाकार कौन है? सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, नायर। हमने केरल के एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया, मोहिनी अट्टम के बारे में चर्चा किया कि सुंदर स्त्रियों के द्वारा इसका नृत्य किया जाता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके नृत्य किए थे, इसीलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके प्रमुख कलाकार जय प्रभा मेनन, उसके बाद एक और कलाकार है जिसका नाम है सुनंदा नायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं केरल के एक और कलाकार है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं कि किसके बारे में फैक्ट क्या है। तो अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि अच्छाई और बुराई को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अच्छाई और बुराई पर आधारित, अच्छाई और बुराई पर आधारित, और बुराई पर आधारित, अच्छाई और बुराई पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली है। इसमें अच्छाई और बुराई को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हरा रंग रहेगा, अगर हरा रंग रहेगा, हरा रंग का मतलब होता है देवता, यानी देवता की आराधना करना, देवता की नृत्य के दौरान प्रस्तुति करना। इसका मतलब हरा का मतलब होता है अच्छाई। हरा रंग अगर पहनकर कोई अगर डांस कर रहा है तो इसका मतलब होता है वो अच्छाई प्रस्तुत करता है, इसका मतलब होता है देवता को प्रस्तुत करना, देवता। अगर इसमें अगर काला रंग हो गया तो काला रंग का मतलब होता है असुरों को प्रस्तुत करना। असुर होते हैं ना, असुर जो कि होता है असुरों को नृत्य के दौरान क्या करना, प्रस्तुत करना, इसका मतलब होता है काला, जो कि इसका मतलब होता है अच्छा, इसका मतलब होता है बुराई। असुरों को क्या करते हैं हम लोग, प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब होता है बुराई, काला का मतलब बुराई। उसके बाद एक और कलर का प्रयोग किया जाता है जो कि है रेड, रेड यानी लाल। लाल का मतलब होता है
राजसी यानी राजा अपने राजसी के दौरान इसको लाल रंग का कपड़ा पहन करके इसमें किया जाता है। राजसी 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 राशि से यानी जी राशि। तो हमने देखे कि कर्नाटक केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि नृत्य के दौरान नृत्य के दौरान अच्छाई और बुराई को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें से कि लाल रंग का है राजसी से संबंधित है, काला रंग असुरों से संबंधित है जिसका मतलब होता है बुराई, और हरा रंग होता है अच्छाई से जिसका मतलब होता है देवता को प्रस्तुत करना। इसके प्रमुख कलाकार क्या, अगर हम लोग एक नजर डालें कलाकार इसमें प्रमुख कौन कौन सा है। कलाकार प्रमुख कलाकार हम लोग देखते हैं कि कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार है जिसका नाम है गुरु कुंज कुरूप। मैं यहाँ पर पढ़ा लिख रहा हूँ गुरु कुंज कुरूप। उसके बाद सेकेंड कलाकार है जिसका नाम है रीता गांगुली। तो मैंने प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया जो कि कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि अच्छाई और बुराई दोनों को प्रदर्शित करता है। इसके प्रमुख कलाकार है गुरु कुंज कुरूप, उसके बाद रीता गांगुली। तो आज मैंने शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी फैक्ट थे एक एक करके मैंने हम लोग अध्ययन किए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट शेयर और लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।